दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 17 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन ने अमेरिका से लिया बदला। यूएसएस हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप्स पर 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने का दावा। अमेरिका और हाउथीज के दरमियान टेंशन बढ़ी। यूएस ने लंबे वक्त तक हमला करने की दी धमकी। हिजबुल्लाह ने की यमन पर हमलों की मजम्मत। ईरान ने यमन के मामलात से लाताल्लुकी का किया इजहार। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय विटकॉफ ने हमास को हाउथीज के बहाने दी धमकी। कहा देख लो यमन के साथ क्या किया हमने। गजा में इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक्स ने 15 फलस्तीनियों की ली जान। नेतन्याहू ने शिन बेत चीफ रोनन बार को हटाने का किया फैसला। वजह काफी दिलचस्प। और सीरिया में हुआ धमाका, 16 लोगों की मौत। उधर लेबनान में फिर हुआ जानलेवा सीज फायर वायलेशन। सबल खैर, शुरुआत यमन की खबर से। यमन ने अमेरिका के खिलाफ बदला लिया है, ये दावा किया गया है। यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर हमला करने का हाउथीज ने दावा किया है। याह्या सारी ने रात एक वीडियो बयान जारी करके इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन दी जो मैं आपको देने जा रहा हूं। हाउथीज की फोर्स ने यानी यमनी आर्म फोर्सेस ने रेड सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ चलने वाले वॉरशिप्स पर हमला किया है। कहा गया हाउथीज की तरफ से यह हमला अमेरिका के हालिया स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया है जो कल रात उन्होंने की थी। इसमें यमन की दारुल हुकूमत सना और दूसरे इलाकों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में 31 यमनियों के मारे जाने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने संडे की रात को एक वीडियो बयान में कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 18 बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप पर, जो स्ट्राइक ग्रुप समंदर में चलता है, अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप पर और यूएस नेवी के पोजीशंस को निशाना बनाया है। सारी ने कहा कि यमनी फोर्सेस ने यूएस वॉरशिप को निशाना बनाने से कभी भी ना गुरेज किया है और ना आगे कभी हिचकिचाएंगी। याह्या सारी ने कहा कि इजरायली शिप्स पर नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगी जब तक गजा स्ट्रिप तक इंसानी मदद नहीं पहुंचेगी। यहां पर एक बार फिर से गजा के लिए हमले करते रहने का हलफ उठाया है हाउथीज ने। याह्या सारी ने कहा कि इजरायली जहाज़ों के खिलाफ मैरीटाइम ब्लॉकेड जारी रहेगा जब तक गजा के लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। यमन ने अमेरिकी नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा नुकसान करने का दावा किया है, यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर। इसी को पहले भी उसने हिट करने का दावा किया था, जिसके बाद ये जहाज़ इस रीजन से चला गया था। जबकि अमेरिका का कहना है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। अमेरिका ने इस हमले को रद्द कर दिया है। लेकिन अगर यूएसएस हैरी ट्रूमैन, ये खबर आई कि कल रेड सी से निकल गए तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। अमेरिका के फाइटर जेट्स ने यमन के कई इलाकों पर कल रात 47 एयर स्ट्राइक्स की थी। सना जो दारुल हुकूमत है वहाँ की गई थी। ये सादा जो शुमाली इलाके में आता है शहर, वहाँ एयर स्ट्राइक हुई। अलबैदा जो कि मरकज़ी इलाका है यमन का, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई। और धामर ये जनूबी मगरबी इलाका है, यहाँ पर हमले हुए थे। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में कम से कम 31 लोगों की जान गई। इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन स्ट्राइक्स का हुक्म दिया था। बढ़ते आगे, दूसरी खबर भी यमन के हाउथीज से रिलेटेड है। अमेरिका और हाउथीज के दरमियाँ या हूथीज के दरमियाँ या हौसीज के दरमियाँ टेंशन्स बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका ने कहा है कि लंबे वक्त तक यमन पर अमेरिका की फोर्स हमला करती रहेगी। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि हूथीज को ताकत से रोका जाएगा ताकि वो शिपिंग रूट को कंट्रोल ना कर सके, जहाज़ों पर अपना दखल ना दे सके, कौन किधर से जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका के अटैक सिर्फ रिटेलिएशन स्ट्राइक्स नहीं थी बल्कि एक लंबी चलने वाली स्ट्राइक्स थी। ये स्ट्राइक्स लंबी चलेंगी, आगे भी कई महीनों तक चल सकती हैं जब तक हूथीज अपनी ताकत न खो दें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ओवरवेलमिंग लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जब तक हूथीज अपने हमले बंद नहीं करते। ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी कि अगर हूथीज ने हमले जारी रखे तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, यानी हिसाब लिया जाएगा। बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने अमेरिका के यमन पर हमलों की मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर, उसका मानना है कि ब्रिटेन ने भी हमले किए, हालांकि ब्रिटेन पहले कह चुका है कि उसने हमले नहीं किए हैं। फिर भी यमन पर हमलों की सख्त मजम्मत की है हिजबुल्लाह ने।
بیان کے مطابق حزب نے کہا کہ یہ حملے نہ صرف ایک قانونی خلاف ورزی ہیں بلکہ یہ انسانیت کے خلاف جرم بھی ہے۔ حزب نے مسلمان ممالک سے یمن کے ساتھ ایک جٹتا دکھانے، یکجہتی دکھانے، یونٹی دکھانے اور اس ایگریشن کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ حزب نے کہا کہ حوثیز مقاومت کو کمزور کرنے کی کوشش ناکام ہوگی اور یمن کے لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایران کا بھی اس سلسلے میں بیان آیا ہے لیکن تھوڑا مختلف ہے۔ ایران نے یمن کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا ان کے معاملوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا اس میں دخل ہی نہیں ہے جو یمنی کرتے ہیں۔ ایران کی اسلامک ریولوشن گارڈ کارپس IRGC کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران یمن کے فیصلے لینے والے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی یہ چہرہ ہیں IRGC کا سب سے بڑا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یمن کے لوگ اپنی زمین پر ایک مکمل آزاد اور خود مختار قوم ہیں۔ ان کی اپنی قومی پالیسی ہے جو خود وہی طے کرتے ہیں، نہ ہم مشورہ دیتے ہیں نہ ہم دخل دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیتا نہ دے سکتا ہے۔ یہ بیان امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں دیا گیا ہے جس میں ٹرمپ نے یمن پر ایئر اسٹرائکس کے حکم سے پہلے بہت سی باتیں کہی تھیں۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی تھی اس بیان میں کہ اگر ایران نے انصار اللہ موومنٹ یعنی کہ حوثیز کو سپورٹ دیا تو امریکہ اسے پوری طرح ذمہ دار ٹھہرائے گا اور اس سے حساب لے گا ایران سے۔ حسین سلامی نے صاف کہا کہ ایران اپنے ہر ملٹری آپریشن یا سپورٹ کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کھلم کھلا لیتے ہیں، چھپ کر نہیں لیتے، نہ ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور یہ کہے کہ یہ ایران نے کیا۔ ہم کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے، جیسے ہم نے آپریشن ٹرو پرومس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب امریکہ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف کا بیان سن لیجئے۔ انہوں نے حوثیز کے بہانے حماس کو ایک سیدھی وارننگ دی ہے۔ اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ حوثیز کے خلاف کل کے حملے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ کا دہشت گردی کے لیے برداشت کا لیول کیا ہے۔ امریکہ پھر سے حوثیز کو دہشت گرد تنظیم کی لسٹ میں ڈال چکا ہے۔ وہ حوثیز موومنٹ کے لڑاکوں کو دہشت گرد ہی کہتا ہے۔ جو ان کا بیان ہے وہ ویسے ہی بتایا جائے گا۔ بہت سے لوگ مجھے ٹوکنے لگے، اس لیے بتا دیں کہ کسی کے بیان میں ایک لفظ کی بھی ترمیم نہیں کی جا سکتی، کمی نہیں کی جا سکتی۔ وٹکوف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ حماس کو بھی اب ہوش سے کام لینا چاہیے اور اپنی پالیسی کو سمجھداری کے ساتھ دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک طریقے سے وٹکوف حماس سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹرائکس تم پر بھی ہو سکتی ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے غزہ میں سیز فائر کا راستہ نکل آئے، آپ ہتھیار ڈال دیں، اور اگر آپ خطرہ بنیں گے تو یمن کی طرف دیکھ لیجیے۔ تو غزہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ اب پیور غزہ کی بات ہوگی۔ اسرائیلی ملٹری اسٹرائکس میں غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 15 فلسطینیوں کی جان گئی ہے۔ اسرائیل کی ملٹری نے کہا ہے کہ ان کی فورسز نے یہ حملے اس وقت کیے جب حماس کے لڑاکے ان کی فوج کو خطرہ پیش کر رہے تھے اور بامبز پلانٹ کر رہے تھے یہاں وہاں، تاکہ ہماری فوج کے ساتھ کچھ غلط ہو سکے۔ سیز فائر ٹاکس میں بہت زیادہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں دے رہا۔ ہاں، ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل سے۔ نیتن یاہو نے شین بیت کے چیف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے شین بیت کے ہیڈ رونن بار کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی وجہ ٹرسٹ کی کمی یعنی یقین کی کمی بتایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ کمار تم پر ہمیں وشواس نہیں ہے۔ یہ فیصلہ غزہ کے ساتھ چل رہی جنگ کے دوران 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے سے جڑی ناکامی کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس وقت شین بیت کے ہیڈ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے، لیکن بار نے اس حملے کو نہ روک پانے کی ذمہ داری لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں نکالنے کا سبب پرسنل لائلٹی ہے، پروفیشنل لائلٹی نہیں ہے، پرسنل لائلٹی ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ مطلب نیتن یاہو کو رونن بار سے ایک نجی وفاداری چاہیے تھی، یعنی ایک طرح سے ایک غلام چاہیے تھا، غلامی چاہیے تھی۔ اس کا صرف ملک کے لیے وفادار ہونا کافی نہیں ہے رونن بار کا، نیتن یاہو کے لیے وفادار ہو نہیں ہو یہ بھی دیکھا جائے گا۔ ایک طرح سے نیتن یاہو کو
इंटेलिजेंस एजेंसी की कुर्सी पर अपना जर खरीद गुलाम चाहिए है। रोनन बार वो नहीं है, नया बंदा लाया जाएगा। इससे पहले रोनन बार ने खुद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था जब उनसे पिछले हफ्ते इस्तीफा मांगा गया। इसीलिए नेतन्याहू अब उसे डायरेक्ट खुद अपनी ताकत के बल पर निकालने जा रहा है। बार को निकालने के लिए एक खास कैबिनेट मीटिंग इसी बुध को बुलाई गई है और बुध को बार को निकालने के लिए कैबिनेट वोट कर सकती है, वोटिंग। असल में रोनन बार ने 7 अक्टूबर की नाकामी के लिए नेतन्याहू और उसकी हुकूमत को भी जिम्मेदार बताया था और यही बयान उसकी सज़ा बन गया। अब कुछ खबरें यहाँ से जल्दी। वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्सेस की रेड्स लगातार जारी हैं और ये खबर अनादोलू की है जो बताती है 2 फ़लस्तीनी इजराइल की रेड में फायरिंग में वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। 2 फ़लस्तीनी डिटेन किए गए हैं। इसमें एक फ़ीमेल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी है, एक खातून, एक लड़की। लोकल मीडिया के मुताबिक ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। घरों को गिराने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है वेस्ट बैंक में। सीरिया में एक बड़ा धमाका हुआ है, 16 लोगों की जान गई है, 18 लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये बताया गया है कि मरने वालों में 5 औरतें शामिल हैं, 5 बच्चे शामिल हैं। खैर, पूरे टोटल जो हैं 34 लोग हैं। एक एक्सप्लोजन हार्डवेयर स्टोर में हुआ सदर्न पार्ट ऑफ लताकिया में, जिसमें ये सब, अब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जबकि हमने कल आपको बताया था एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब उसे एक स्क्रैप डीलर जो है वो काट रहा था, तब उसमें धमाका हुआ था। इसमें उसका भी जिक्र नहीं है। खबर बस ये है कि लताकिया में ये एक हार्डवेयर स्टोर में धमाका हुआ है। खैर, सर बढ़ते हैं आगे। इसराइल ने फिर से सीज़ फायर वॉयलेशन किया है। सीज़ फायर एग्रीमेंट की ऐसी तैसी मार के रख दी है लेबनान में। हमने सीज़ फायर का मतलब बचपन से सीज़ फायर समझा था, लेकिन इसराइल ने हमें ये समझाया कि अगर तुम्हारे पीछे अमेरिका खड़ा हो तो सीज़ क्या और फायर क्या और लायर क्या और ढायर क्या, सबको ढहा दो। लेबनान में फिर से उसने स्ट्राइक्स की हैं। 2 लोग, सीज़ फायर का मतलब होता है कोई गोली गोला भोली भोला नहीं चलेगा, चोली चोला भी नहीं, लेकिन ये सब चला रहा है। 2 और लोग मारे गए। ये अपने तरह का अनोखा सीज़ फायर है। 2 और लोग मारे गए हैं, 2 और लोगों की जान गई है लेबनान में, उनका इस्राएली गोलीबारी में गई हैं। और ये बताया गया है कि साउथ लेबनान के इलाकों में मायस अल जबल में ये सब कुछ हुआ है और 2 मिसाइल्स जो हैं वो एक कार पर दागी गई हैं। बहुत कुछ हो रहा है लेबनान में। हालांकि लेबनानी गवर्नमेंट और लेबनान का हिजबुल्लाह दोनों खामोश हैं। हिजबुल्लाह पीछे जा चुका है सरहद से, साउथ के इलाकों से पीछे हट चुका है, लितानी रिवर के पार है। यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है लेबनानी फोर्स की, यूनिफिल की, और वो जो मांडवाली में बैठे थे समझौता, ऐसी लफ्ज़ बोल पड़ते हैं, निकल जाते हैं, मांडवाली मतलब समझौता कराने में जो लोग फ्रांस अमेरिका बैठे थे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि नेतन्याहू के नट बोल्ट टाइट रखे। लेकिन कौन करे? 32 लोग अमेरिका में भी मारे गए हैं। टॉर्नेडो जो वहाँ बवंडर आता, हालांकि मिडिल ईस्ट की खबर नहीं है, बड़ी थी खबर, कल हमसे रह गई रात, फिर भी यहाँ पड़ी थी तो हमने पढ़ दी। 32 लोग मारे गए। ये कल से अब तक थोड़ी सी अपडेट हुई, कल कुछ कम लोगों की डिटेल थी, अब अपडेटेड ये है। वहाँ टॉर्नेडो आया, बवंडर आते हैं यूं घूमते हुए आंधी तूफान के, उसमें पूरे यूएस में आया और लगभग 1,85,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। 1,85,000 हाउस होल्ड और बिजनेसेस पर। कोई लाइट नहीं, तबाही है, घर मकान ढह गए हैं। ये सारी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ में इतना ही। दीजिए इजाज़त, सलामत रहिए, खुश रहिए।